नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, मैं प्रारब्ध के इस मंच पर अब उनका परिचय कराना उचित नहीं समझता। आरिफ अजाकिया साहब। आरिफ अजाकिया साहब भारत के हैं, कहाँ-कहाँ के हैं, लेकिन इस सबसे जो ऊपर भारी पड़ता है, वो ये है कि आरिफ अजाकिया साहब मन से ही नहीं भारतीय हैं, बल्कि सनातनी हैं। आरिफ साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अवनीश जी। जी। आरिफ साहब, आसिफ मुनीर साहब पाकिस्तान के चीफ अमेरिका में बुलाए गए हैं, खुद गए हैं, जैसा कि रवायत है, जाते रहते हैं या तलब किए गए हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ डेरा इस्माइल खान में एक हमला हुआ है और मैंने सोशल मीडिया पे भारत में कई जगह ये भी पढ़ लिया कि ये पाकिस्तान का पुलवामा है। एक ऐसी डेट जिस समय पाकिस्तान आर्मी अमेरिका में हो और वहां इतना बड़ा हमला हो जाता हो, साथ में नाम इस बार खुद लेते हो क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अज्ञात अननोन के रूप में हो रही हैं, लेकिन ये बाकायदे क्लेम किया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? और इसमें भारत कहाँ आएगा ये तो हम बाद में पता करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कैसे देखते हैं पाकिस्तान के रेफरेंस में आप इसको? देखिए, आपने कहा ना आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान के चीफ हैं। एक कॉरपोरेट होती है ना, कॉरपोरेट में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि पूरा सबसे ऊपर ऑल पावरफुल मैन होता है। तो मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लाया था तो उसने अपना टाइटल रखा था चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये पहली बार करेक्शन हुई है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान में आर्मी जो है पाकिस्तान को एज ए कॉरपोरेट चलाती है और उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो आर्मी ऑफिसर होता है। उसके अंडर में बाकी प्राइम मिनिस्टर ये वो सब आते हैं। अमेरिका गए हैं आसिम मुनीर, उस पर तफसील से आगे बात करेंगे। आपने जिक्र किया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में पिछले 3 महीने में कोई मेरा ख्याल है 8-10 हमले हो चुके हैं। कभी पुलिस चौकी पे होते हैं, कभी किस पे होते हैं। ये पाकिस्तान का पुलवामा है और पाकिस्तान आजकल जो अपने ही क्रिएटेड टेररिस्टों के हाथों फेस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कार्मा। कार्मा वेरी बैड थिंग भाई। कार्मा जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके गले पड़ता है। और जो पाकिस्तान ने खड्डे खोदे थे भारत के लिए, उन खड्डों में आज पाकिस्तान गिर रहा है। तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना उसमें हमले लगातार हो रहे हैं। ये हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिक कर ली है कि हमने किया है। कौन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? ये सबको पता है। क्रिएटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। इनके दरमियान दुश्मनी उस वक्त हुई जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये क्रिएट तो की गई थी अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज करने के लिए और भारत में जिहाद के लिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भारत के जिहाद से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक ही नहीं है कोई, और हमने तो कोई गजवा हिंद की हदीस नहीं सुनी है। और अफगानिस्तान में आ गई है हमारी हुकूमत अब, तो अब हमें अफगानिस्तान में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इससे इनके दरमियान इख्तिलाफात हुए। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा भाई, तुम लोगों ने हमें मदरसों में पढ़ाया, हमें हमारी ब्रिंगिंग अप मदरसे में हुई और हमें सिखाया था कि इस्लामिक शरिया, तो हमने तो अफगानिस्तान में इस्लामिक शरिया नाफिज कर दिया, अब हम पाकिस्तान में करेंगे क्योंकि तुमने कहा था कि ये मुकद्दस चीज है और ये इस्लामिक माशरे में, तो पाकिस्तान में तो इस्लामिक माशरा नजर नहीं आता। तो अब हम पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया नाफिज करेंगे जिसके लिए ये टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। अवनीश भाई, बात इसकी बहुत तफसीली है। मैं मुख्तसरन एक चीज बता दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पख्तून है और पाकिस्तानी पख्तून है। पाकिस्तान लाख कहे कि अफगानिस्तान में इनकी ये होता है वो होता है। अफगानिस्तान के कल मिनिस्टर ऑफ इन्फो ने इसका जवाब भरपूर दे दिया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मील दूर है अफगानिस्तान डेरा इस्माइल खान से।
अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके केपीके के अंदर हर 50 किलोमीटर पर तुम्हारी आर्मी की चेक पोस्ट है। अगर ये अफगानिस्तान से आए थे तो पहुंचे कैसे डेरा इस्माइल खान? तुम अपनी खामियों को देखो, अपने अंदरूनी मसलों को देखो। खामियां तुम्हारे अंदर हैं, कमजोरियां तुम्हारी हैं। तो ये पाकिस्तानी पख्तून है। लाख पाकिस्तान कहे कि अफगान रेफ्यूजीज हैं, अफगान हैं, और पाकिस्तानी पख्तून्स के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी पख्तून्स को टेररिस्ट भी ब्रांड किया गया पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ा इस विक्टिम ऑफ टेररिज्म ये खुद हैं। देखें इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप देख लें। बाचा खान की पार्टी आजकल कहीं नजर नहीं आती। बाचा खान की पार्टी के बेशुमार लीडर तालिबान ने मार दिए थे, क्योंकि वो लिबरल सेक्युलर फोर्स थी। फिर दूसरी पार्टी है मंजूर पश्तीन की। मंजूर पश्तीन आज 10-12 दिन से जेल में है। इसको गिरफ्तार करके रखा है। उसके 2 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, जिसमें एक अली वजीर 6 महीने 8 महीने जेल में होता है, छोड़ा जाता है, 10 दिन होते हैं, फिर वापस बंद कर दिया जाता है। अली वजीर के अपने भाई और कजन्स 8 मारे जा चुके हैं इस टेररिज्म में। तो पश्तून लीडरशिप परेशान है। और इस वक्त सबसे बड़ी पश्तून लीडरशिप है इमरान खान। वो 10 साल उसने केपीके में रूल भी किया और पठान उसको मानते हैं। इमरान खान जेल में है। हमारा इख्तिलाफ लाख हो इमरान खान से, लेकिन बहरहाल उसकी पार्टी पे अत्याचार तो हो रहा है। इमरान खान का वकील शेर अफजल मरवत 3 दिन पहले वो अपने इलाके डेरा वजीरिस्तान में जा रहा था, उसके काफिले पे हमला हुआ। इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ इतने पख्तून थे कि उन्होंने उसको छुड़वा लिया। फिर ये वजीरिस्तान में वहां पे छुप गया, और इसके चारों तरफ बंदूक वाले पठान सारे उसकी हिफाजत के लिए बैठे रहे। आज वो लाहौर हाई कोर्ट आया अपनी बेल कराने के लिए कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। एंटीसेप्टरी बेल होती है क्या, वो कराने के लिए उसको लाहौर हाई कोर्ट के कंपाउंड से गिरफ्तार कर लिया। अभी इस वक्त पीटीआई की पूरी उसमें, तो पख्तून बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से। तो डेरा इस्माइल खान पख्तून एरिया है, और ये सारा सिलसिला है। इसमें ना तालिबान ना कुछ, ये पाकिस्तान आर्मी की अपनी घटिया पॉलिसीज है, जिसकी कीमत आज पाकिस्तान अदा कर रहा है। ठीक बात है। आपने कहा कि ये पाकिस्तान सेना की अपनी घटिया हरकतें हैं, जिसका आज कीमत देनी पड़ रही है पाकिस्तान को। लेकिन ये अफगानिस्तान जब यहाँ आ जाता है, लेकिन उसी के साथ जब मैंने ये कहा कि आसिफ मुनीर साहब तो इस समय अमेरिका में हैं। ऐसे समय में जब इतना बड़ा हमला हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान में एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, और कई मुझे तो लगता है कि अगर झटके में 4 लोगों से पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो खुद पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से 10 में से 5 पाकिस्तानी भी झटके में बता नहीं पाएँगे कि इस समय कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अब ऐसे में अगर डेरा इस्माइल खान में इस तरह का हमला होता है, जब आर्मी चीफ आसिफ मुनीर अमेरिका में हैं, और इमरान खान का एक एंगल आपने बता ही दिया, वहां से वहां उनकी सरकार रही है केपीके में। ऐसे में अफगानिस्तान, इमरान खान, अमेरिका, आसिफ मुनीर, पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है? दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल एक सफेद पोश, बिल्कुल नए ताजे नेता के रूप में भाषण दे रहे हैं। भारत के साथ पींगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव दिख रहा है आपको, या ये सारी कवायद ऐसे ही हो रही है? ये हो क्या रहा है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका में, नेता पाकिस्तान में, जिसको कुछ कहना चाहिए आसिफ मुनीर साहब को, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान सेना के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाता है, लगभग पाकिस्तान का पुलवामा हो जाता है। पाकिस्तान में चल क्या रहा है सर? देखें पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, ठीक है ना। शुरू से इसको क्रिएट ही भारत को कंटेन करने के लिए किया गया था। अब पाकिस्तान जिस हिसाब से आर्मी ने इसको चलाया है, उसमें एक तो डिविजिव पॉलिटिक्स जो अंग्रेजों की पॉलिसी रही है, वही चीज पाकिस्तान ने की। एथनिक डिविजन्स रखी इन्होंने, सेक्टेरियन डिविजन्स रखी, शिया सुन्नी, वाहाबी, देवबंदी।
आज उसकी कीमत भर रहा है पाकिस्तान। आपने कहा आसिम मुनीर अमेरिका में है, तो देखें बात दरअसल ये है कि अमेरिका ने दोहा कतर में तालिबान के साथ 2 साल नेगोशिएशंस करके एक एग्रीमेंट किया था। अब पाकिस्तान अमेरिका पे जोर दे रहा है कि आप तालिबान को मजबूर करें कि वो टीटीपी को हमारे हवाले करे, फलां करे, ढुमका करे। अमेरिका पाकिस्तान को ये जवाब दे रहा है कि भाई साहब हमने 20 साल इस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी, इस तालिबान के सारे लोगों को तो आपने अपने मुल्क में छुपा के रखा था, उसमें डॉलर्स आप हमसे लेते रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन आप हमारे ही दुश्मनों को पनाह देते रहे, इन्हीं तालिबान को बचाते रहे। आपका प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान खुद एडवोकेसी कर रहा था तालिबान सरकार लाने की, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और वाकई पाकिस्तान उस वक्त तो बहुत खुश था, लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान की कंडीशंस या पाकिस्तान की जो ख्वाहिशात थी वो पूरी करने से मना कर दिया, तो आज इनको तालिबान नहीं पसंद। तालिबान इंडिया को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि तालिबान भी इंसान के बच्चे हैं, और इन्होंने 20 साल अमेरिका जब जंग करता रहा तो इन्होंने सबके रोल देख लिए थे। इन्हीं पख्तूनों को मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में उसने लिखा है कि हमने पख्तूनों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, पूरी गुआंतानामो बे जेल भर दी डॉलर्स के लिए। तो तालिबान नहीं देख रहे। तालिबान का पाकिस्तान में जो सफीर था 90s में, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, उसकी किताब आई है। उसने कहा मुझे पकड़ के एक सफीर को अमेरिका के हवाले किया, और जब अमेरिका के हवाले किया तो पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी के जनरल भी खड़े थे और मुझे उन सबके सामने नंगा किया गया, और फिर मुझे गुआंतानामो बे में ले गए, कई साल में गुआंतानामो बे की जेल में रहा। इन लोगों ने जख्म खाए हैं पाकिस्तान आर्मी से। तो तालिबान, और दूसरा तालिबान ने यह देखा कि इस पूरे सिनारियो में नेटो के 40 कंट्रीज ने अफगानिस्तान में तबाही की, तालिबान के खिलाफ जंग की पूरी, पाकिस्तान उसमें इनका नेटो का साथी रहा। एक कोई कंट्री है जिसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, वो इंडिया है। इंडिया ने कोई अटैक नहीं किया, किसी अटैक में इनका साथ नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं किया। रीबिल्डिंग में अफगानिस्तान में इंडिया ने नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंडीशनल, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल बनाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनकी सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग की, और सब लोन नहीं दिया, मदद की, अपने फंड से किया। और अफगानिस्तान में इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो तालिबान ने आके वापस सबसे पहला काम यह किया कि इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप लोग क्यों चले गए, आप आइए अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, आपने तो हम पे एहसान किया है। तो पाकिस्तान के लिए ये सब चीजें नाकाबिले बर्दाश्त थी। पाकिस्तान इनको तंग करना शुरू किया। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान अपनी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और सारी जरूरियात के लिए पाकिस्तान का मजबूर है। पाकिस्तान आए दिन तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर, ये बॉर्डर वो बॉर्डर बंद कर देता है, उनको ब्लैकमेल करता है। फिर अफगानिस्तान का तालिबान का जो अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने यह की कि अब तक 4.5 लाख, 4,68,000 अफगान रेफ्यूजीज को जबरदस्ती वापस भेजा गया है। आप देखें अफगानिस्तान के हालात तो खराब ही है ना। ऐसे में जो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज हैं वो एंटी तालिबान है, क्योंकि उनको तालिबान की शरिया नहीं पसंद। आप उनको वापस भेज रहे हैं, इनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। आप 4,68,000 अपने दुश्मन आपने बना लिए, जिनको यहाँ पे 40-40 साल रहते हुए हो गया, वो वापस गए हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, और ये देखें कि आप उनको, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो बेचने की इजाजत नहीं। जाते वक्त इनकी तलाशी होती है, इनके पास $1 भी होता है तो वो ले लेते हैं। इनके, आपको पता है कि इस रूरल एरियाज में कैटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके जानवर जो होते ठीक हैं, बात, वो बिल्कुल। जानवर नहीं ले जाने दिए गए। और बाकायदा अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था अभी 3-4 हफ्ते पहले, और उसने उनसे कहा कि चलो यार आप जबरदस्ती भेज रहे हो, इन्होंने जो कमाई यहाँ पे की है वो तो जाने दो। तो ये जुल्म कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो अफगान यहाँ से जा रहा है लुटा पुटा, वहां पे गारों में रहेगा, पता नहीं कहाँ रहेगा, तो उसके दिल में कितनी नफरत होगी इस पाकिस्तान के लिए। तो ये पाकिस्तान खुद अपना वो कर रहा है, और अमेरिका उनको सीधा जवाब दे रहा है कि भाई साहब ये तो तुम्हारे क्रिएटेड तालिबान है, और तुम इनको वापस लाने के लिए 20 साल हमारी जंग को नाकाम किया, $3 ट्रिलियन हमारा डूब गया।
उस जंग में हमारे हजारों फौजी मारे गए तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इन तालिबान को सेव करते रहे और हमारे साथ डबल रोल अदा किया। अब भुगतो भाई, हम क्या हम्म। करें? तो ये सारी चीजें हैं अमेरिका से। तो अच्छा, आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, वो एक अलग स्टोरी है। वो आपको मैं आपके किसी अगले सवाल में जवाब दूंगा, क्योंकि वो भारत के लिए बुलाए गए हैं आसिम मुनीर, वो मैं आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था, और मेरा अगला सवाल भी वही है, आपने उसका जिक्र भी कर दिया कि आसिम मुनूर साहब क्या करने गए हैं अमेरिका। देखिए अमेरिका का इस वक्त भारत से बड़ा पंगा चल रहा है, इसलिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो पगला गई है, सीधी सी बात है। उसकी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही किसी को। इसकी यूक्रेन पॉलिसी, उसकी इजराइल पॉलिसी, कभी सपोर्ट कर रहा है, कल कह रहा था कि इजराइल ने जंग हार दी है, अब बहुत हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। कभी आप ये देखें कि कनाडा के जरिए भारत पे प्रेशर डलवाता है कि नजर को मार दिया। ओ भाई, 3 महीने हो गए, एक सबूत तो दो ना भाई। तुम इतने कॉन्फिडेंटली इंटरनेशनल सिनारियो में आके ये बात करते हो, तो तुम्हारे पास यू शुड हैव सम प्रूफ्स। अगर प्रूफ भारत को देते तो फिर भारत तो शर्मिंदा हो जाता। आपने प्रूफ तो अभी तक दिया नहीं। भारत को देते, भारत की सरकार आई एम श्योर इमीडिएटली कल्प्रेट्स को पकड़ लेती, क्योंकि भारत की कभी पॉलिसी नहीं रही है। आप 10,000 साल के हिस्ट्री ले लें, कभी ना किसी कंट्री में इन्वेट किया है, ना ये एक्सटर्नल। देखें, जासूसी का नेटवर्क दुनिया के हर मुल्क का होता है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है कि अपने मुल्क के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो करना। कई मुल्कों में भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क लीगल है, ऑफिशियल वीजाज लेके जाते हैं। उनका काम होता है कि अपने मुल्क के लिए प्रॉपर कॉमर्शियल इन बिजनेस, दूसरी चीजों की इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री में लाना। लेकिन भारत ने कभी दूसरे मुल्क में जाके कभी ये की चीजें नहीं की जो CIA, ISI, ये जो मोसाद, ये सब करती रही है। भारत ने कभी नहीं किया, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो आपके पास प्रूफ होता तो भारत सरकार फौरन आपको वो बंदे दे देती। आपने प्रूफ ही शेयर नहीं किया। ये काम कनाडा वाला मामला फेल हुआ तो अब अमेरिका ने अपने ऊपर स्टोरी लाए कि निखिल गुप्ता नामी हमने एक आदमी को चेक रिपब्लिक में पकड़ा। कौन है भाई ये निखिल गुप्ता? भारत के मिलियंस ऑफ इंडियन बाहर रहते हैं, कई तो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं यूके के और इधर उधर के। क्या सबका भारत जिम्मेदार है? बाहर जाके कौन इंडिया क्या किरदार अदा करता है? वो निखिल गुप्ता के बारे में सुना है, वो ड्रग्स डीलर भी है। उसका अगर इन केस, अव्वल तो मैं मानता ही नहीं कि अमेरिका के अंडर टेबल एजेंट था जो CIA का, उसको सुपारी दी इसने कि आप गुरपतवंत पनून को मार दें। मैं इस स्टोरी को ही बिलीव नहीं करता, और अब कोई भी नहीं कर रहा इसको, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा। क्योंकि भाई साहब, अमेरिका है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। तुम अपने ही एक एजेंट को पेश कर रहे हो कि इसको सुपारी दी थी, सबूत क्या है? ऐसे में तुम वो, ये भारत को प्रेशर में लाने की कोशिश है। भारत ने रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं खत्म किए। यूक्रेन के जंग में भारत ने ट्रेड खत्म नहीं की, रशिया से पेट्रोल खरीदता रहा, रशिया की इकोनॉमी को भी सहारा मिला। और भारत के जयशंकर जी जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो साफ कहते रहे कि भाई मैं अपने लोगों को फायदा देखूंगा, बिल्कुल ठीक हुआ। मेरा मकसद अपने लोगों का, अपने मुल्क का फायदा देखना है, वो हम करते हैं। तो ये सब हम्म। चीजों में प्रेशराइज करने के लिए एक गलत तरीके से बाइडेन भारत को प्रेशर में ला रहा है। अब क्या है कि अगले 7-8 महीने में 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस रीजन में। एक पाकिस्तान का है फरवरी में, फिर भारत का है। इन दोनों इलेक्शंस में अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। आपने शुरू में कहा था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, अमेरिका चाहता है इलेक्शन हो। इवन कल चाइना ने ऑफिशियली बयान दिया है कि हम पाकिस्तान में अपने मामला को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही हम डील करेंगे आगे। तो और अमेरिका भी चाहता है कि वो जो डेमोक्रेसी का ढकोसला है ना, जो दुनिया भर में इसने चलाया हुआ है, आज इराक हम्म। में जिस जिस डेमोक्रेसी के लिए 20 साल जंग की, मिलियंस ऑफ लोग मार दिए, कौन सी डेमोक्रेसी है इराक में? मुझे कोई बता दे, कभी आपने सुना हो? तो अमेरिका पाकिस्तान में तो एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहता है जो प्रो अमेरिका हो, अमेरिका के डिक्टेशन पे चले, दैट्स इट। मामला तो इन्होंने फिर भी आर्मी चीफ से ही करने हैं, चाहे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने कि इमरान खान। इमरान खान जब ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गया था, तो इमरान खान से जाने से एक हफ्ते पहले बाजवा पहुंचा हुआ था अमेरिका।
सारे मामला तो डील कर लिए। आप एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी जेब में एक स्टैंप होती है, रबर स्टैंप। सही आप कहीं बात। भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो साइन करके वो स्टैंप लगा के, तो इमरान खान वाज रबर स्टैंप इन बाजवा's पॉकेट। हम्म। तो हम्म। बाजवा ने सब डीलें कर ली, फिर इमरान खान ने जाके साइन कर दिए। इसी तरह कल को नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका ने डील तो आर्मी से ही करनी है। ठीक है। हम्म। भारत का इलेक्शन, भारत के इलेक्शन के लिए अमेरिका चाहता है कि बीजेपी की सरकार ना आए, क्योंकि बीजेपी हम्म। की सरकार उनकी नजर में बगावत कर रही है। इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो इनका है उससे बगावत कर रही है। तो हम्म। भारत ने ऑफिशियली कई जगहों पे जयशंकर जी ने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं मल्टीपोलर दुनिया को, हम यूनिपोलर दुनिया को नहीं पसंद करते। मल्टीपोलर दुनिया में ताकत के बेसिस, पावर बेसिस कई होते हैं और दुनिया में बैलेंस कायम होता है, जैसे कोल्ड वॉर में था। कोल्ड वॉर में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये होता था कि अमेरिका से मसला हुआ, रशियन ब्लॉक में चले गए। हम्म। और जब गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन तोड़ा था, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा था कि गोर्बाचोव हैज सोल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू अमेरिका। हाँ, और उस यूनिपोलर बिल्कुल। वर्ल्ड का नतीजा देखा कि लीबिया, सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, कहां कहां अमेरिका ने बदमाशी नहीं की। आज भारत, चाइना, रशिया, ये बड़ी पावर्स सामने आई हैं। मिलिट्री पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं। अमेरिका को खतरा है। और अमेरिका के जो अलाय थे, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, उनकी इकोनॉमी बैठ रही है। नंबर 2 पे चाइना आ गया है। नंबर 5 पे जो इंडिया है वो 2-3 साल में वो भी 3 पे आ जाएगा। नंबर 1 पे मिलिट्री पावर रशिया बन गया है। तो ये सारे सिनारियों में अमेरिका चाहता है कि भारत में भी इनकी एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो पाकिस्तान जैसी हो, जो इनके डिक्टेशन पे चले, जो इनकी इशारों पे चले, जिनको वो मोहताज रखें। और हम्म। ये साजिश के लिए मुझे एक बड़ी बू महसूस हो रही है कि पाकिस्तान से भारत में काफी पुलवामा और इस टाइप की चीजें कराने की कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए ऑफ कोर्स भारत की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप हमसे ज्यादा, जाहिर है सब कुछ जानते हैं, उनको भी सब कुछ पता है, सावधान हैं और उसको बचाएंगे। लेकिन एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी डिस्कशन के लिए आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाया गया है इन 2 इलेक्शंस के हवाले से। एक हफ्ता रहना है उसने। एक हफ्ता बहुत होता है। क्या बिल्कुल। करेगा भाई एक हफ्ता? इसलिए कि रोज ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि यार एक तो ये मोदी नामी जो बुल है ना, बुल होता है ना स्पेनिश बुल फाइटिंग में, वो काबू में नहीं आ रहा भाई। और दूसरा, पाकिस्तान के इलेक्शन को कैसे देखें कि इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त बुल बना हुआ है। हम्म। इलेक्शन में इमरान खान कैंडिडेट है कि नहीं है, वो जेल में है कि बाहर है, जीतना इमरान खान ने है। और जितनी भी रिगिंग कर ले इमरान खान ने जीतना है। जो एग्जिट पोल्स जब आपको 80 और 90% इमरान खान की सपोर्ट दिखा रहे हो, तो आप उसको 50% से नीचे कैसे ले जाएंगे? वो भी ठीक बात। पाकिस्तान में भी भांत भांत की पार्टियां हैं, जैसे भारत में है। पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ से नहीं बन रही, दोनों कोशिश में है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। फिर मौलाना फजलुर रहमान है। फिर छोटी पार्टियां MQM, बाप पार्टी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और कई पार्टियां हैं। तो उनका वोट शेयर हो जाएगा तो पीटीआई को और फायदा होगा। हम्म। पीटीआई को तो ज्वाइन कोई कर नहीं सकता, इसलिए कि पीटीआई का तो जो वकील है इमरान खान का, शेर अफजल मरवत, उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी भी जेल में, फवाद चौधरी भी जेल में। जिसको जेल से बाहर निकालते हैं वो सबसे पहले इंटरव्यू देता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि इमरान खान ने गद्दारी की, इमरान खान गलत है, पीटीआई छोड़ रहा हूँ, ये वो, जैसे शेख रशीद है और दूसरे हैं। तो पीटीआई के साथ कोई अलायंस नहीं करेगा, लेकिन अकेला पीटीआई सब पे भारी है। और अगर इनका आपस में वोट डिवाइडेड हुआ तो पीटीआई को कैसे रोकें? और अमेरिका ने पीटीआई को हटवाया है, तो अमेरिका उसको वापस कैसे आने देगा, वो भी पब्लिक वोट से? और इस बार अगर पीटीआई आ गई तो उसने क्या हाल करना है? मार्शल लॉ ही आना है फिर तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं आसिम मुनीर की अपने मालिक अमेरिका से डिस्कशन के। और ये एक हफ्ते में ये दोनों टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होनी है।
ठीक बात है। और आप ने जैसे कहा कि 2 किताबें लेके गए हैं आसिफ मुनीर, और अमेरिका ने 2 किताबें उनके साथ डिस्कस करनी है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो मुझे अब इस बात पे मतलब मैं समझना चाहूँगा कि आखिर अमेरिका अगर भारत के साथ अपने कुछ हित साधता है और उसके लिए पाकिस्तान को टूल बनाता है, तो आज क्या पाकिस्तान इस औकात में है कि वो भारत के अगेंस्ट कोई छोटा-मोटा टूल जैसी भूमिका भी निभा सके? औकात तो इसकी भारत छोड़े, अफगानिस्तान से लड़ने की नहीं रही। भारत तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान ने 71 में करके देख लिया। जब 93,000 फौजी किसी मुल्क के पतलू ने उतारे ना, हथियार फेंके ना भाई, इसके बाद कोई मोरालिटी रह नहीं जाती। पाकिस्तान ने इसके बाद जंग ना करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने सिविलियन मासूम बच्चों को ब्रेन वॉशिंग करके टेररिज्म शुरू कर दी, प्रॉक्सी वार शुरू कर दी। कारगिल और सियाचिन के नाम पे अंधेरे में छोटे मोटे हमले करने शुरू किए। उन सब में भी मार खानी पड़ी। ठीक है, भारत जलता रहा, जम्मू एंड कश्मीर 89 से 20 साल तक तकरीबन जलता रहा। लेकिन आफ्टर ऑल आज भारत का जम्मू कश्मीर देख लें। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने कश्मीर की वीडियो बना के भेजी थी। मैं उस वीडियो को इनलार्ज कर करके देख रहा था कि भाई साहब ये यूरोप है कि कश्मीर है। ऐसे ही तो किसी ने नहीं झूठा कर दिया, क्योंकि आपको यूट्यूब पे आप भी वीडियो बनाते हैं, आपको ऑथेंटिक चीजें चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे फेक। मैं हैरान रह गया कि मैं कश्मीर श्रीनगर की जो वीडियो मुझे मार्केट की और दुकानों की और रोड्स की और फुटपाथ की, चौराहों की देखी। मैंने कहा यार ये कश्मीर है। और फिर मैंने कहा कि जाहिर है फिर पीओके में रहने वाले तो देख के हैरान ही होते होंगे कि यार हम भी वही कश्मीर हैं, वो भी यही कश्मीर है, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत से, भारत छोड़े आप, अफगानिस्तान से लड़ने की औकात नहीं है। देखें, लड़ने के लिए फौजी है ना, उसके अंदर हौसला होना चाहिए लड़ने का। अफगान तालिबान है ना, वो तक 93 में लॉन्च हुए थे। आज हुँ। 2023 है, 30 साल हो गए। 30 साल से ये जंग लड़ते हैं और उनका खाना है रोटी प्याज खा लिया, रोटी के साथ कोई सालन मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नमक के साथ रोटी खा ली। गारों में पत्थरों की जमीन पे चादर बिछा के सोने वाले लोग हैं। और पाकिस्तान आर्मी, बड़े बड़े मैस इनके आप देखें तो यहाँ का रॉयल पैलेस भूल जाएं आप। शाह फहद के मोहम्मद बिन सलमान के महल को आप भूल जाएं। इनके जो मैस हैं मुल्तान में, दूसरी जगहों पे, दुनिया की सारी शराबें वहां मौजूद हैं। ये अय्याश है, करप्ट हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस की रोज की इनकी करप्शन होती है। स्मगलिंग करते हैं, धंधे करते हैं, ऑफिशियल बिजनेस चलाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर अपनी फैमिलीज को बाहर सेट करते हैं। पहले होता था कि जनरल का बेटा भी आर्मी में जा रहा है। आज के जमाने में आर्मी के बेटे सारे बाहर बैठ के बिजनेस कर रहे होते हैं। कोई वापस आर्मी में आता नहीं कि इतना कमा लेता है बाप उनका, तो वो कहते हैं हमें पागल हैं जो हम उधर जाएं गंद में। वो खुद भी नहीं रहते। बाजवा भी निकल लिया, कियानी भी निकल लिए, राहिल शरीफ भी बाहर। तो ये जंग कैसे लड़ेंगे? जंग लड़ने के लिए एक हौसला होता है, एक एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक मैनरिज्म होता है, एक प्रिंसिपल होते हैं जो कि भारत की आर्मी में है। मुझे आप बता दें, भारत की आर्मी के किस किस आर्मी के जनरल के बेटे यहाँ अमेरिका यूके में पढ़ते हैं? किसने अपने यहाँ बिजनेस सेट किए हैं? कितने भारत के सैकड़ों आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सब भारत में रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखो सबके अकाउंट हैं। पाकिस्तान के देखें, जिसको देखें बाहर बैठा हुआ है। तो कैसे लड़ेगा भाई? बिल्कुल लड़ने ठीक के बात। लिए आर्मी शुड बी प्रोफेशनल, प्रिंसिपल्ड, और जिसका जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बिलीव करती है। इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी है भारत की, उसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी तो कॉन्स्टिट्यूशन को जूते तले दबा के घूमती है। तो नहीं, ठीक लड़ने बात। की औकात नहीं है इनकी। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि नहीं, ये माने मेरा तो एक सवाल था कि क्या इस लायक है पाकिस्तानी सेना, तो आपने तो पूरी तफ़सील से बता दिया उसको। अच्छा, एक चीज़ अब चलते-चलते अगर आपसे पूछूँ तो 370 जिसको कि साढ़े 4 साल हो गए भारत की संसद ने, यानी भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था, उसने जो है वो ख़त्म कर दिया था और वो काँटा ख़त्म हो गया था और असल मायने में भारत
का अभिन्न अंग कश्मीर है, ये 4.5 साल पहले 370 के खत्म होने के बाद तय हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक परंपरा रही है कि जब तक सारी चीजें हर तरीके से कंप्लीट न हो जाए, तब तक भारत, इसीलिए भारत एक मैच्योर्ड देश कहा जाता है, एक परिपक्व देश कहा जाता है, एक परिपक्व लोकतंत्र कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं थी, आपको बताऊं 23-24 याचिकाएं थी, यानी रिट पिटीशन थे, सब पर फैसला देते हुए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब 370 इज नो मोर। तो हम ये कह सकते हैं कि 370 की जो रही सही तेरही वगैरह थी वो पूरी हो चुकी। अब ऐसे में भारत के लिए कश्मीर तो कोई मामला रहा नहीं जो भारत के पास है, जम्मू कश्मीर। अब भारत के पास अगर कश्मीर के नाम पर कुछ बचा है तो अखंड कश्मीर यानी पीओके बचा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समय ये 370 पे हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी समय आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान है, तो कहीं वो पीओके बचाने के लिए तो नहीं है। भारत पे हमला और भारत का इलेक्शन मैनेज करना तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के पास तो स्थिति ये है कि खाने और कमाने के लिए और आटे वाटे का, खैर आजकल हल्का फुल्का हुआ है माहौल, मैं नहीं समझता हूँ किस वजह से हुआ है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिफ मुनीर साहब ये कहने गए हैं कि साहब थोड़े दिन रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अब कश्मीर तो भारत का हो ही गया है, अब वो अखंड कश्मीर की तरफ जा रहे हों और पीओजे के पर उनका मामला हो। देखिए अभी कोई 2 घंटे पहले पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ मुजफ्फराबाद पीओके पहुंचे, मुजफ्फराबाद की असेंबली में एक खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से 300 जंगें कश्मीर के लिए लड़ने को तैयार हैं। वो बाद में मेरा ख्याल है कमरे से निकले होंगे तो आर्मी वालों ने कहा होगा कि हमारी तो टांगें कांप रही हैं भाई, ये क्या फजूल तुमने बकवास कर दी, हम भारत से कैसे जंग लड़ सकते हैं। तो ये सब नारेबाजियां हैं। कश्मीर के नाम पे 75 साल से हम आम पाकिस्तानी एक भारी कीमत अदा कर रहे हैं। ठीक है, जो अलार्मिंग चीज है ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट का भारत में फैसला आया है ना, उससे 2 दिन पहले था, जब पार्लियामेंट में आपके सबसे हाईएस्ट बॉडी में अमित शाह जी ने एक स्पीच की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह नेहरू साहब ने एक गलती की थी और ये सब चीजें। जो नोट करने वाली बात है, जो बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो ये है कि भारत ने अपनी कश्मीर के लिए 24 सीटें पीओके के लिए रखी हैं पहली बार। और ये पीओके के वो कश्मीरी जो बाहर रहते हैं और जो पाकिस्तान को नाजायज एग्रेसर मानते हैं, उनकी अरसे से डिमांड भी थी। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी काम हुआ। अब ऑलरेडी आपकी पार्लियामेंट में पीओके के लोगों का हिस्सा है। और हम जब पीओके की बात करते हैं ना, तो पीओके में गिलगित बल्तिस्तान भी है। इसकी हम्म। वजह यह है कि 1947 से पहले जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसका हिस्सा थे गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। बाद में भारत ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो गिलगित बल्तिस्तान डेमोग्राफिकली एंड जियोग्राफिकली लद्दाख का हिस्सा है। हम्म। उस वक्त एक स्टेट थी, लेकिन आज हम भारत में जो इसको 2 यूनियन टेरिटरी, तो पीओके जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, जो कि स्टेट बनने जा रही है। और लद्दाख का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान। बल्किस्तान। पाकिस्तान ने लद्दाख को पीओके से अलग करके उसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया है। लेकिन जिस तरह भारत ने 370 एब्रोगेशन करके और ये सब चीजें करके किया है, पाकिस्तान उसको कोई लीगल एंटिटी नहीं दे सका। हम्म। पाकिस्तान अनऑफिशियली उसको अपना 5वां प्रोविंस कहता है, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन उसकी कोई लीगल वो हैसियत है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कंट्रोवर्शियल एरिया है, डिस्प्यूटेड हम्म। टेरिटरी है, इसलिए हम्म। पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता। जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इज पार्ट ऑफ भारत, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। तो भारत लीगली उसके साथ कुछ भी फैसले ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। अब अमेरिका इस मामले में इसलिए कुछ करने की पोजीशन में नहीं कि अमेरिका भारत को डिक्टेशन देने की औकात नहीं रही अमेरिका की, वो जमाने गए।
जब निक्सन साहब कहते थे कि खबरदार इंदिरा गांधी, तुमने वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी देखा, खबरदार तुम ये करो, तुम वो करो, वो जमाने गए। आज की भारत की सरकार डिक्टेशन बिल्कुल नहीं ले रही। कह रहा है भाई साहब, बराबर की बुनियाद पे कोई बात करो, ट्रेड की, इसकी उसकी, हमारे मामलात में नहीं पड़ो भाई। हमने कभी तुम्हें कहा है कि अमेरिका में कालों को इख्तियार दो, कालों को तुम जुल्म करते हो, काले बैकवर्ड हैं सारे उधर, हिस्पैनिक के साथ ये हो रहा है? हमने तुम्हें कभी कहा कि तुमने इराक सीरिया पे हमला किया, गलत किया, फलां किया? हमने तुम्हें कहा कि तुमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैकड़ों लोग जिनको तुम अपना दुश्मन मानते थे, टेररिस्ट मानते थे, बगैर अदालत में पेश किए, बगैर गिरफ्तार किए, तुमने ड्रोन से, कभी मिसाइल से मार दिया? हमने तुम्हें कभी कहा? तो तुम क्यों ठीक हमें बात। भाई? इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान दुनिया को कहता रहा है कि आप मेडिएशन कराएं और हमारे को फैसला करवा दें। भारत ने हमेशा कहा है कि हम किसी की मेडिएशन इसलिए नहीं मानते कि ये हमारा इंटरनल मसला है। पाकिस्तान समेत हम किसी से बात करने को तैयार नहीं इस टॉपिक पे। बात करनी है तो सिर्फ इतनी करनी है पाकिस्तान से कि कब तुम पीओके गिलगित बल्तिस्तान खाली कर रहे हो, और चाइना से अगर हम इस टॉपिक पे बात करना है तो कब तुम अक्साई चीन और शगराम वैली खाली कर रहे हो और हम्म। हमें दे रहे हो। तो यह है कि अवनीश भाई, अमेरिका तो इस मामले में भारत को यही कहेगा कि वो पाकिस्तान को यही कहेगा कि सॉरी, कश्मीर के मामले पे हम कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीगलिटी आप देखें ना, तो कश्मीर की एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई है भारत के साथ, उसके लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह साइन की है, उनके साथ मुस्लिम मेजोरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला भी थे। तो इसका मतलब पूरे कश्मीर की लीडरशिप ने कंसेंसस के साथ भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की है, विच इज ए लीगल विच इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक। ये सारी सिचुएशन है पीओके और कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल ठीक बात है। और अब तो भारत के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर वैसा ही है जैसे भारत का एक स्टेट तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। तो अब भारत की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। और बल्कि अब तो भारत में अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के बारे में अब कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो वैसे ही हो गया है जैसे बिहार है, यूपी है और राजस्थान है। अब अगर भारत में कोई बात हो रही है तो वो हो रहा है कि बाकी जो बचा हुआ हिस्सा हिस्सा है, पीओजे है, उसका क्या होगा। तो भारत ने कश्मीर का, जिसको कि पाकिस्तान ये मानता है कि ये वाला कश्मीर वो ले लेगा, तो वो चैप्टर हमारे लिए और भारत के लिए तो क्लोज हो चुका है। अच्छा, आरिफ साहब, दर्शकों हम आपको बता दें, आरिफ साहब बहुत जल्द भारत आ रहे हैं। अरे भाई, आपकी भारत यात्रा के बारे में कम से कम प्रारब्ध के इस मंच पर और आपके साथ पिछली आपकी यात्रा में, भारत की यात्रा में मैं आपके साथ रहा, तो वो एक याद है। और बहुत जल्द उम्मीद है कि भारत में आप आ रहे हैं और भारत में हमारी आपकी मुलाकात भी होगी, प्रारब्ध पे बहुत सारी और बातें होंगी। और मुझे लगता है कि आपके यूके छोड़ने से पहले ये अंतिम वीडियो हम कर रहे हैं, उसके बाद अगला वीडियो हम भारत में ही करेंगे आपका। क्यों? ऐसा ही है, जब आप ये वीडियो रिलीज कर रहे होंगे तो मैं भारत के लिए रवाना हो चुका हूँगा। और मेरी एक्साइटमेंट का मैं बता नहीं सकता। ये जो परदेश में लोग रहते हैं ना, वो जब अपने देश जाते हैं ना, वो एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट कभी पाकिस्तान जाते हुए नहीं थी, ये लास्ट ईयर थी। और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ, अपने लोगों में जा रहा हूँ, अपनी धरती पे जा रहा हूँ। और आपका इसमें जितना योगदान है किसी और का नहीं है। आप लोगों की वजह से ही मैं जा पाया हूँ। और पिछली बार भी अयोध्या, मथुरा और ये सब आपने जो दर्शन कराए थे, इस बार की लिस्ट ज्यादा लंबी है क्योंकि वो एक बच्चा होता है ना, उसको लालच बहुत होती है। तो पिछली बार आपने मेरी कुछ ख्वाहिशात पूरी की, तो इस बार मेरी लालच का ये आलम है कि द्वारका भी है, सोमनाथ भी है, मथुरा भी है, अयोध्या भी है, वाराणसी भी है, उज्जैन का महाकाल भी है, हरिद्वार भी है और तिरुपति बालाजी भी है।
इतनी बहुत लंबी ख्वाहिशात लेके आया हूँ। मैंने हाथ पांव जोड़ के भारत के हाई कमीशन से रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा का वीज़ा दें, तो मुझे उन्होंने 2 महीने का वीज़ा दिया है। और मैं अब तफ़सील से, और सबसे एक तो ये हो गया मेरी जो रिलीजियस वो हैं। दूसरा होता है कि मेरा परिवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मेरे लाखों मेंबर्स हैं परिवार के, जो यूट्यूब, सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत से लोगों से मिलना है। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, मैं इन सब जगहों पे अपने दोस्तों से मिलूंगा जिनसे सिर्फ ऑनलाइन कभी बात हो जाती है, कभी वो कमेंट कर देते हैं। वो भी एक्साइटेड है। मुझे जितने ईमेल और मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता नहीं सकता। और यकीन माने कि मैं अपनी फीलिंग बिल्कुल नहीं बता सकता। एक्साइटमेंट का वो हाल है। बहुत बड़ी बात। और प्रारब्ध के इस मंच पे इस वीडियो के साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों से, जो लोग भी आरिफ जाकिर साहब के इस भारत यात्रा पे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें प्रारब्ध पर भी मेल कर सकते हैं। हम आपके सारे मैसेजेस को आरिफ साहब तक पहुंचा देंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे। तो आरिफ साहब, पाकिस्तान पर ये जो पूरी बातचीत हुई और आपके इंग्लैंड से पहले और भारत आने, और मैंने तो कभी आपको भारत के बाहर का कहा ही नहीं, मैं हमेशा आपका तारुफ कराता रहा हूँ, जो अंत में इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं कहता हूँ कि आरिफ साहब वो पर्सनैलिटी हैं जो भारत के हैं, जन्मे पाकिस्तान में, नागरिक हैं फ्रांस के, रहते हैं यूके में, मन से भारतीय हैं, तन से सनातनी हैं, और अपने पूरे सलीके में एक भारत हैं। और उसका नमूना आप देखिए, एक भारतीय अपने पीछे क्या बैकग्राउंड लगा के बैठा हुआ है, और अब आरिफ जाकिर साहब के सब पीछे हमारा तिरंगा है। आरिफ साहब, भारत में आपका स्वागत करने के लिए मैं भी उतना ही उत्सुक हूं जितना आप भारत आने के लिए। तो इसी के साथ आपको आज की इस चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी पैकिंग भी करनी होगी, आपको मेरे ख्याल से कल निकल जाना है यूके से भारत के लिए। तो ये वीडियो जब तक आएगा तब तक आप भारत की जमीन पर होंगे, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों, हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में आरिफ जाकिर साहब का स्वागत करेंगे। तो आरिफ जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और आरिफ साहब को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।